यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम क्लास 8 के एनसीईआरटी अपनी डिस्कस करें। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हम जो 6 to 8 अपनी जो साइंस की किताब है, इंग्लिश हमारी से साइंस जो है हमारा हिंदी में, तो विज्ञान जो है विज्ञान हम कवर करते चले, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो 6 to 8 तो 6 सबसे पहले हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी अपनी की है, देन हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी की है, अब हम क्लास 8 के एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर अपने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं यह चैप्टर 3 हमारा है। तो एक एक जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो करते चले, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो आज जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चलिए आज चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। चैप्टर कौन सा है हमारा, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ये हमारा चैप्टर है। तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक जो होगा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तीसरे चैप्टर की हम तैयारी करें। तीसरा जो चैप्टर है इसकी तैयारी हम करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बाद जो हमारा पहला पॉइंट आता है कि जो संश्लेषित रेशे है और जो प्लास्टिक है ये होते क्या है। तो सिंथेटिक जो फाइबर होता है, जैसे यह प्लास्टिक आपका है, तो सबसे पहले आती है संश्लेषित, जो पोशाक हम पहनते हैं, जो पोशाक यानी जो कपड़े हम पहनते हैं, जो क्लोथ हम पहने हुए हैं, ये किसके यानी कपड़े जो होते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, फैब्रिक से ये बनाए जाते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उन्हीं से ये बनाए जाते हैं। जो कपड़ा होता है ये एक तो नेचुरल आपकी होती है, दूसरा आपके जो कृत्रिम होते हैं यानी आर्टिफिशियल सोर्सेज से ये आपके बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल जो सोर्सेज है, स्रोत होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो फाइबर्स होते हैं, रेशो होते हैं, तो रेशो से ये आपके जो कपड़े हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये रेशो से आपके फाइबर से बनाए जाते हैं। वो आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी, दोनों तरह के आपका होता है। उन्हीं से जो आपके कपड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बनता है क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कुछ इस तरह के जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनके नाम बता सकते हैं, यानी नेचुरल फाइबर्स के आप नाम बता सकते हैं। पहला पॉइंट है कि रेशों का उपयोग, जो रेशो होते हैं, जो फाइबर्स है, उनका जो यूज़ है वो विविध प्रकार की यानी डिफरेंट टाइप की जो घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास आपको करना है। यानी प्राकृतिक या तो नेचुरल और जो आर्टिफिशियल जो फाइबर है, उन जो वस्तुएं होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनमें आपको डिवीज़न करना है। उनका डिवीज़न करने का आपको ये प्रयास करना है। अब आता है अगला पॉइंट आपका कि आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया। जो वस्तु होती है आपने उसको कृत्रिम चिन्ह यानी आर्टिफिशियल साइन क्यों दिया गया है। सबसे पहले आता है प्राकृतिक रेशे। कैसे रेशे, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, नेचुरल जो रेशे आपके नेचुरली जो फाइबर है वो कैसे होते हैं। तो प्राकृतिक जो रेशे होती है, जैसे कपास आपा हो गया, ऊन होता है, रेशम होता है, आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, या तो जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में भी हमने रेशे पढ़ा था और चैप्टर 7 में भी हमने जो रेशे है वो अपना पढ़ा था। जैसे आपने देखा था जो कपास का पौधा होता है और जो ऊन आपकी है या रेशम जो है, ये हमें दोनों चीज़ों से मिलती है। यानी कुछ चीज़ें हमें पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है, और कुछ चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती है। जो एनिमल्स है, एनिमल्स से हमें ये प्राप्त होती है। एनिमल्स की जो खाल होती है उसको उतार लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा भी था। अब आता है अगला पॉइंट आपका, जो संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे, जो संश्लेषित होती है और जो मानव निर्मित जो रेशे होती है। कैसी रेशे, जो मानव निर्मित रेशे आपकी है, तो ये कितने, ये आपकी होती है संश्लेषित। जो सिंथेटिक फाइबर आपका होता है, सिंथेटिक्स होती है, या जो ह्यूमन मेड आपकी होती है, ह्यूमन मेड फाइबर्स होता है। तो दूसरी ओर संश्लेषित जो रेशे होती है वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो ह्यूमन्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो रेडी करते हैं। यानी ये आर्टिफिशियल आपकी हो जाएगी, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको मैनमेड आपका बोला जाता है। इसलिए ये क्या होती है, ये जो सिंथेटिक होती है ये मैनमेड फाइबर्स आपका बोला जाता है। या तो इसको सिंथेटिक आप बोल सकते हो या फिर मैनमेड जो फाइबर्स होता है ये आप बोलते हो, जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है।
अब आता है संश्लेषित रेशे होता क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो क्या होता है। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। पहला पॉइंट है कि धागे से, जो धागे होते हैं, जो थ्रेड होते हैं, उनसे जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास करना है। क्या करना है, ट्राई आपको करना है। तो जो धागे होते हैं, जो थ्रेड आपके होते हैं, जो धागे निकले होते हैं, तो उनसे आपको एक हार तैयार करना है और कुछ कागज जो है वो लिप्टों में को जोड़कर एक जो लंबी, यानी एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चैन आपको बनानी है। जो लॉन्ग चैन होती है वो आपको बनाने का इसमें प्रयास करना है। चलो पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं किस तरह आपको ये रेडी करना है, तो पिक्चर के माध्यम से हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिक्चर देखते हैं। देखिए ये आपकी पिक्चर है, इसमें जो पिक्चर आप देख रहे हो ये आपको दिख रहा है। तो इसमें ये सेकंड वाली आपको क्या, इसमें कागज की जो क्लिप जोड़कर एक लंबी इन्होंने श्रृंखला बनाई हुई है, चैन इन्होंने बनाई हुई है। और ये होती है मनके, जो मनके आपका होता है, ये मनके आपका है। और जो ये है ये आपकी जो बनी है कागज क्लिप की तरह आपका, यानी कागज की क्लिप को जोड़ कर क्या बनाई गई है, एक लॉन्ग चेन इसमें आपको बना दी गई है। तो इस तरह आपको बनानी है। अब चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद। चलिए अगले पॉइंट है कि क्या दोनों में कोई समानता है। तो इसमें पूछी गई है, जैसे आपने दो पिक्चर देखी तो दोनों में आपको कोई सिमिलैरिटी दिखी। तो सिमिलैरिटी की इसमें बात की गई है कि कुछ ना कुछ आपको इसमें सेम मिलता है, कुछ ना कुछ इसमें सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है। पहला पॉइंट है क्या, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। तो जो एक संश्लेषित रेशा होता है, जो सिंथेटिक फाइबर है, वो भी जो छोटी यूनिट होती है, यानी स्मॉल यूनिट को जोड़कर एक बनाई गई क्या होती है, चैन आपकी है। जैसे आपने पिक्चर फर्स्ट में देखा वो भी आपकी है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो पॉइंट है कि प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। जितनी भी, यानी प्रत्येक, यानी एक जो स्मॉल यूनिट होती है वो रियलिटी में क्या होता है, एक केमिकल मटेरियल आपका होता है। एक कैसा होता है, यानी केमिकली मटेरियल होता है, सब्सटेंस आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो बहुलक होता है, या जिसे पॉलीमर हम कहते हैं, बहुलक बोल लीजिए या फिर पॉलीमर आपका होता है। तो बहुलक या पॉलीमर होता क्या है। पहला पॉइंट है कि इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक, अंग्रेजी में इसे पॉलीमर कहते हैं। तो एक प्रकार की क्या, जैसे छोटी छोटी जो यूनिट होती है, जैसे आपने देखा, तो जब हम छोटी छोटी यूनिट को जोड़ते चले जाएंगे तो जोड़ते चले जाएंगे, वो भी क्या बना लेगी, बड़ी चैन आपकी बना लेती है, एकल वो इकाई आपकी बना लेती है, जो क्या कहलाते हैं, बहुलक आपकी कहलाती है। क्या, यानी एक एक करके क्या वो आपकी बहुलक आपकी हो जाती है। और अंग्रेजी में इसी को पॉलीमर कहते हैं। जैसे जो आपकी माला होती है, जो आप गले में जो माला आप पहनते हो, तो माला में क्या होता है, एक एक आपका मोती होता है। जब हम मोती को, जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है, उसमें पिरोते रहते हैं, तो जब धागे में हमें जो मोती होता है उसको पिरोते चले जाएंगे तो एक एक धागा बनकर क्या, यानी पूरी की पूरी एक चैन बना लेगा, पूरी की पूरी एक माला जो होती है वो तैयार हो जाती है। और माला तैयार होने के बाद, जब माला तैयार हो जाएगी तो वो भी क्या आपकी, वो भी आपका एक बहुलक हो जाएगा, पॉलीमर आपका हो जाएगा। क्या, एक एक यूनिट, यानी छोटी छोटी यूनिट को हमने जोड़ के एक लॉन्ग चैन में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, एक लॉन्ग चैन उसमें बना ली है। और लॉन्ग चैन बनाने के बाद वो हमारा बहुलक होता है या फिर पॉलीमर उसको बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पॉलीमर शब्द होता है वो कौन सी लैंग्वेज का आपका है। तो पॉलीमर जो शब्द होता है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, तो पॉलीमर, एक तो पहला क्वेश्चन आपका बना कि जो पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक भाषा का आपका है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, वो भी ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से लेकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से है, पोली और मर से मिलकर ये आपका बना है। किससे, एक पोली आपका, एक मर, तो दोनों शब्दों से मिलकर बना है पॉलीमर। तो पोली का अर्थ क्या होता है, अगर मीनिंग पूछने लगे कि पोली का मीनिंग क्या होता है, पोली का जो अर्थ है वो होता क्या है, या फिर मर का जो अर्थ है वो होता क्या है। तो पोली का अर्थ क्या होता है, अनेक। पोली का जो अर्थ है वो होता है अनेक, और जो भाग है, यानी आपका मर आपका बचता है, तो मर का अर्थ है भाग। तो अर्थ ये आपका क्या है, अनेक भाग। कैसा, यानी इसका पूरा जो होगा, यानी अनेक भाग इसको बोला जाएगा। तो पोली का पूरा, यानी जो शब्द आपका बनता है ये हो गया अनेक भाग।
एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। जब हम इसे रिपीट करते रहते हैं, जैसे हमने जो माला है, माला में हम जब मोती जो है वो हम पिरोते जाते हैं, यानी एक मोती हमने पिराया, फिर उसके बाद 2 3, इस तरह जब हमने एक जो चैन बना ली, तो चैन बनाने के क्या हम जो रिपीट जो प्रोसेस होता है उसको रिपीट करते जा रहे हैं। पहले हमने एक माला पिराई थी, उसके बाद हम जो अदर जो माला के मोती होते हैं उसको पिरोते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रिपीट आपका होता जा रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है, यही आपका जो होता है जो पिरोने की जो इकाई होती है। तो पॉलीमर या बहुलक को जब हम एक से ज्यादा बार उसको रिपीट करते जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि सेलुलोज। तो सेलुलोज होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है जो सेलुलोज होता है कि सेलुलोज किसको बोला जाता है। तो सेलुलोज जो है वो क्या होता है, तो जैसे कि आपने ये पहले आप यानी सेलुलोज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो सेलुलोज होता क्या है, इसमें है कि जो सेलुलोज है वो क्या होता है। तो सेलुलोज होता क्या है, तो बहुलक, जो बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जो बहुलक आपके प्रकृति है उसमें भी ये पाए जाते हैं। यानी पॉलीमर्स में बहुलक क्या होता है, पॉलीमर्स आपका होता है। तो पॉलीमर जो है वो नेचर में भी आपके पाए जाते हैं, जो नेचर है जो प्रकृति है उसमें भी आपके पॉलीमर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे कपास एक बहुलक है, जो कपास होता है वो एक पॉलीमर आपका होता है। कपास क्या है, एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, जो किससे बना होता है, जो सेलुलोज कहलाता है। तो वो जो कपास होता है एक पॉलीमर है और उसी को क्या कहा जाता है, सेलुलोज आपका बोला जाता है। तो कपास जो होता है वो हम जनरली ये बोल सकते हैं कि कपास का एक सेलुलोज आपका होता है। तो कपास जो एक है आपका पॉलीमर है और उसी को सेलुलोज बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। जो सेलुलोज है वो एक जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी जो सेलुलोज है वो बड़ी संख्या में, जो बड़ी संख्या होती है उसमें ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती है, जो यूनिट होती है, उनसे ये आपका निर्मित होता है। तो ग्लूकोज यूनिट के द्वारा सेलुलोज जो होता है वो बनाया जाता है या निर्मित आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि संश्लेषित रेशों के प्रकार। जो संश्लेषित जो रेशे है, सिंथेटिक जो फाइबर है उसके टाइप। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर इसमें हम पढ़ेंगे। पहला आता है रेयोन। तो रेयोन होता क्या है, तो पहले में क्या है, जो सिंथेटिक आपका फाइबर होता है उसमें सबसे पहले आपका रेयोन आता है, देन आपका नायलॉन आएगा। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रेयोन की। रेयोन के बारे में हम जानेंगे कि रेयोन क्या है आपका। तो आप जो है ऑलरेडी कक्षा 7th में जब क्लास 7th के एनसीईआरटी हम कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो रेशम है वो कीट से आपके प्राप्त होता है। जो रेशम होता है वो किससे, जो इंसेक्ट होते हैं उससे हमें प्राप्त होती है। किससे प्राप्त हुई, जो रेशम है वो कीट से प्राप्त होती है, इंसेक्ट से हमें प्राप्त होती है। जैसे इसकी जो खोज होती है, इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, इसकी खोज आपकी चीन में हुई थी। और कब हुई थी, यानी लंबे समय तक, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद और कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। ये क्या था, कड़ी सुरक्षा में इसको गोपनीय रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो रेयोन है तो इसकी जो खोज थी वो कहाँ पर की गई थी, चीन में इसकी खोज हुई थी, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि जो रेशम है वो रेशे से प्राप्त, रेशम क्या है, जो रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। तो रेशम जो है, रेशम का जो फाइबर होता है वो जो कपड़ा बनता है उसका वो बहुत ही महंगा आपका होता है, एक्सपेंसिव आपका होता है, खर्चीला होता है, यानी बहुत महंगा आपका बनता है। परंतु इसकी जो सुंदर बुनावट या टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर लिया, मोह लिया, अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। यानी जैसे आप जैसे मार्केट में जाते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके इस तरह की रहती है जिसे देखकर आप क्या होता है, अट्रैक्शन आपका होता है, यानी उसकी और आकर्षित होना, उसे आपको कुछ चीजें आपको अच्छा लगना। तो वही क्या है, यानी जो रेशम से जो कपड़ा बनाया जाता है वो बहुत एक्सपेंसिव होने के साथ साथ वो अट्रैक्टिव होता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। जो रेशम है फिर उसको क्या, यानी जब देखा कि जो लोग बाग है वो क्या इसकी तरफ को अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्ट में हो रहे हैं, और वो जो कपड़ा होता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो आम लोग होते हैं वो उसे परचेस नहीं कर पा सकते, परचेज जो होता है यानी खरीद जो है वो नहीं सकते। तो इसके कारण क्या किया, फिर जो रेशम है वो आर्टिफिशियली भी आपका रेडी किया गया। तो आर्टिफिशियली बनाने का इसमें कोशिश की गई है, ट्राई किया गया है। फिर 19वीं शताब्दी यानी जो 19th सेंचुरी है उसके अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई। फिर क्या हुआ, यानी जो उन्होंने डिसाइड किया कि जो रेशम है वो आर्टिफिशियली रूप से भी आपका रेडी किया जाए, जिससे हर कोई इसको पहन सके, हर कोई इसको पहन
खरीद सके, हर कोई से परचेज कर सके। तो इसका अफोर्डेबल प्राइस के लिए इसको आर्टिफिशियली रेडी करने के लिए इसकी योजना बनाई। फिर जो 19वीं सेंचुरी आपके 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्हें आर्टिफिशियली के तौर पर कुछ रेशे इस तरह के हैं कि उन्हें प्राप्त हो गए। यानी जो रेशे होते हैं, जो फाइबर है, उनको समान गुण वाले, जैसे हमने रेशम के रेशे देखे तो उसी तरह क्या है, उनको समान गुण वाले, समान जो उसमें गुण है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे सफलता प्राप्त होगी, उस तरह के उन्हें रेशे प्राप्त हो गए। अब आता है कि इस प्रकार का जो रेशा होता है वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार का जो रेशा उन्हें प्राप्त हुआ वो कहाँ से, जो कास्ट लुगदी आपकी है, कास्ट लुगदी है, उसके रासायनिक जो उपचार होता है, केमिकल ट्रीटमेंट से ये आपको प्राप्त हो गए। केमिकल जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, उससे प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाए। जो ये रेशा होता है, जो फाइबर है, ये क्या कहलाए, या तो इसको रेयोन आप बोल सकते हो या फिर कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल जो आपका होता है, तो आर्टिफिशियल सिल्क भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो जो रेयोन है वो नेचुरली सोर्स जो कास्ट लुगदी आपका है, कौन सा, जो कास्ट लुगदी है, उससे यानी वुड पल्प से, किससे, वुड जो पल्प है उससे ये प्राप्त किया गया है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। तो ये कैसा है, ये मैडमेड आपका फाइबर है। तो ये मानव के द्वारा आपका तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क आपका होता है, ये होता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये आपका जो है ये 19वीं शताब्दी के बाद इसमें आपका इसे बनाने का जो है वो आपका प्रोसेस चला। तो ये आपका जो था साइंटिस्ट के द्वारा से समान गुण वाले जो रेशे प्राप्त हुए, जिसे किससे प्राप्त हुए, तो प्राप्त जो हुए हैं ये हमें जो रेशे प्राप्त हुए हैं वुड पप से आपके प्राप्त हुए हैं। किससे, वुड पप। वुड पप आपका होता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है, हिंदी में आपका है ये कास्ट लुगदी। तो कास्ट लुगदी से ये आपका प्राप्त किया जाता है। ये एक तरह से मानव में यानी मैनमेड आपका फाइबर होता है। अब आता है नेक्स्ट, रेयोन का आपको पता चल गया। नेक्स्ट आता है कि यह रेशम से सस्ता होता है। जो रेशम आपका होता है इससे ये सस्ता होता है, कम खर्चीला आपका होता है। तो रेयोन क्या होता है, ये आपका जो है सस्ता आपका होता है, सस्ता आपका है। और परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। परंतु क्या है, इसे जो रेशम आपका है, जो सिल्क होता है, उसके कम उसी की तरह जो फाइबर होते हैं उसके समान ही इसको बुन सकते हैं। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। जो कलर होते हैं, तो कलर भी इसमें कई तरह के आपके हैं। जैसे कलर, जैसे रेनबो आपका है, रेनबो 7 कलर का आपका होता है। तो इसी तरह इसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर है, डिफरेंट कलर से इसको हम रंग सकते हैं, अलग अलग कलर से इसमें ले सकते हैं। तो रेयोन जो है उसको कपास के साथ मिलाकर, रेयोन को क्या करते हैं, जो कपास होता है तो कपास के साथ, या कॉटन जो होती है, कपास यानी जो कॉटन है उसके साथ मिलाकर जो बिस्तर की चादरें बनाते हैं, क्या करते हैं, जो बिस्तर होता है यानी बेडशीट इसके लिए रेडी की जाती है, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा भी बनाते हैं। जो ऊन होती है तो ऊन के साथ साथ क्या किया जाता है, जो वूल होती है, जो ऊन आपकी होती है, उसके साथ इसका कारपेट भी रेडी किया जा सकता है। तो कारपेट जो होता है वो भी बनाया जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि रेयोन जो होता है, तो ये जो रेशम आपका है, तो इसे रेयोन क्या होता है आपका, एक आर्टिफिशियल सिल्क आपका होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला नायलॉन। अगले पॉइंट है नायलॉन। तो नायलॉन होता क्या है, अब बात करते हैं कि नायलॉन जो है वो है क्या। पहला पॉइंट है कि नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। तो नायलॉन भी क्या है, एक मैनमेड फाइबर आपका होता है। तो नायलॉन भी जैसे आपने रेयोन देखा उसी तरह क्या होता है आपका नायलॉन होता है, जो ये भी आपका मैनमेड फाइबर होता है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बिना गया। तो इसे क्या यानी 1931 में, जो 1931 है उसमें 1931 में इसे नेचुरली जो कच्चा माल आपका होता है, कैसा माल, जो कच्चा होता है, रॉ मटेरियल आपका होता है, तो ये रॉ मटेरियल का उपयोग किए बिना गया, यानी पौधे या जंतु से ये आपका प्राप्त है, तो उसके उपयोग किए बिना ये आपका रेडी किया गया। अब आता है इसका जो निर्माण है वो कहाँ से, इसका जो निर्माण है वो किस चीज़ से आपका हुआ है, जल से, वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह पहला जो है कंप्लीटली फाइबर जो है आपका सिंथेटिक आपका है। कैसा है, सिंथेटिक फाइबर आपका है, जिसे बिना किसी पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया गया है। ये सिर्फ किससे कंस्ट्रक्शन, जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो इसका निर्माण हुआ है वो कोयले से या जल से या वायु से किया गया है। तो इसमें ना तो पौधे का इन्वॉल्व है
और ना ही जंतु का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आपने पहले देखा था रेयन, तो रेयन क्या है, उसमें वुड पल्प का आपका यूज़ किया जा रहा था, लेकिन जो नायलॉन है वो बिल्कुल आपका क्या है, पहला ऐसा है कि वो सिंथेटिक फाइबर आपका है। तो पहला सिंथेटिक फाइबर जो है वो आपका नायलॉन होता है, जो बिना किसी जंतु या पदार्थ जो पौधे होते हैं उसके बिना आपका किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे जाए, आपसे क्वेश्चन है कि पहला आपको यह बताना है कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। पहला सिंथेटिक फाइबर अब अगर आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको एग्जांपल दिया जाता है रेयन या नायलॉन, तो वहाँ पर आपको जो टिक करना है वो नायलॉन आपका टिक करना होगा, क्योंकि जो नायलॉन है वो बिना पौधे और बिना जंतु के आपके रेडी किया गया है। अब आता है जो नायलॉन रेशा होता है, जो नायलॉन के जो फाइबर होते हैं वो परबल, प्रत्यस्थ और हल्का था। कैसा होता है, ये आपका परबल था, प्रत्यस्थ था या फिर हल्का भी आपका होता है। तो नायलॉन जो फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वो इलास्टिक आपका होता है। क्या होता है, इलास्टिक होता है, यानी उसमें क्या होता है, इलास्टिक के साथ साथ यानी वो आपका खिंच सकता है। तो इस तरह आपका, और हल्का भी आपका होता है, लाइट वेट में आपका होता है, यह चमकीला होता है, इसमें शाइनिंग भी होती है, धुलने में सुगम था, धुलने में भी क्या था, ये सुगम आपका था। ये अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ था। और ये क्या हुआ, यानी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपका हो गया, किसके लिए, क्लोथ के लिए, यानी ये कपड़ों के निर्माण हेतु ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपका हुआ, कपड़ों का निर्माण इससे बहुत ज़्यादा आपका नायलॉन का किया गया। अब आता है नेक्स्ट आपका कि जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो नायलॉन है, क्वेश्चन बना क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है ये आपका बनता है कि जो नायलॉन आपका है, इससे पहले हम इसकी एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल जो आपका रेयन है और जो नायलॉन है वो होता किस तरह आपका है, देन हम आगे क्वेश्चन अपना करेंगे। देखिए ये इस तरह का जो आपका होता है ये रेयन आपका है, तो जिससे कारपेट आपका तैयार किया जाता है, या फिर बेडशीट जो होती है, जो बेड पर आप बेडशीट बिछाते हो उस तरह की जो बेडशीट है वो भी आपकी जो रेयन से मिक्स्ड रेयन से बनाई जा सकती है। और जो वूल से जो वूल आपका है, ऊन है, उससे कारपेट आपका रेडी कर लिया जाता है। तो ये आपका रेयन क्या है, आपका रेयन की पिक्चर आपकी है, रेयन से जो बनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल मेड है ये रेयन का। अब हम देखते हैं नायलॉन का। अब हम क्या देखेंगे, नायलॉन का अपना देखते हैं। तो नायलॉन में आप देख लीजिए ये है नायलॉन। नायलॉन में जैसे आपकी जो रस्सी आपकी होती है, रस्सी आपको दिखाई दे रही है, ये रस्सी आपकी बनाई गई है। रस्सी के साथ साथ आप सॉक्स भी देख सकते हैं, जो सॉक्स होती है वो भी नायलॉन का आपका है। और जो कर्टन्स आपका होता है, यानी जो पर्दे आप लगाते हो गेटों पर या विंडो पर, तो वो पर्दे यानी जो कर्टन्स होते हैं वो भी आपके नायलॉन के आपके बने होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बना था नायलॉन को लेकर, चलिए नायलॉन का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। चलिए क्वेश्चन बनता है कि क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। तो जो नायलॉन रेशा है, नायलॉन का जो फाइबर है वो रियलिटी में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इससे जो नायलॉन का जो पैराशूट होता है या फिर जो चट्टानों पर, जब हम ऊंची ऊंची जो चट्टान होती है उन पर चढ़ने हेतु जो रस्सी होती है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो रस्सी भी इससे हम बना सकते हैं। जब हम क्लिम्बिंग, रॉक क्लिम्बिंग आपका होता है तो उसके लिए इसमें पूछा गया है, तो हम जो रस्सी होती है वो भी इससे बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। तो नायलॉन से बनी हुई कुछ वस्तुओं को हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो जो जुराबे होते हैं, जो सॉक्स आप पहनते हो। जैसे अब विंटर सीजन आपका चल रहा है तो विंटर सीजन में आप जुराब जो होते हैं, जो सॉक्स होते हैं वो भी आप पहनते हो। रस्सी आपका होता है जब आपको चढ़ाई पर या फिर कुछ चीज़ें आपको गहराई से आपको निकालनी होती तब भी आपको रस्सा का यूज़ होता है। तंबू आपका होता है, जो तंबू आप गाड़े रखते हो तो तंबू हो गया। इसके साथ साथ तंबू के साथ साथ होता है आपका तंबू होता है। फिर है आपका जो दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, जो जिससे आप दांत साफ करते हो, जो ब्रश आपका होता है, टूथ ब्रश जो होता है, तो वो भी आपका हो गया। कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं, जो कार की जो सीट होती है उसके जो पट्टे होते हैं, या स्लीपिंग बैग होते हैं, शेन थैला होता है, या पर्दे या कर्टन जो होती है वो भी किसके लिए बनाए जाते हैं, वो भी आपके नायलॉन के आपके बनाए जाते हैं। तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। जो नायलॉन है
उसका जो यूज़ है, जो पैराशूट आपका होता है, तो पैराशूट में भी इसका किया जाता है। इसके साथ साथ जो चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी होती है उसमें भी नायलॉन का ही यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन के यूज़ से ही वो रस्सी या पैराशूट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, एक नायलॉन का जो तार होता है, जो नायलॉन है उसका जो वायर होता है, जो तार होता है, यह इस्पात के तार से अधिक प्रबल आपका होता है। जो इस्पात होता है उसके तार से यह अधिक ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आपका होता है। तो नायलॉन का थ्रेड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू स्टील वायर। तो स्टील का जो वायर है, स्टील के वायर से स्ट्रॉन्ग या जो मजबूत होता है वो कौन सा तार होता है, नायलॉन का तार आपका होता है। तो अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि जो स्टील का तार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर नायलॉन का तार, तो वहाँ पर आपको टिक करना है नायलॉन का तार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आता है अगला पॉइंट। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेना है। क्लैंप युक्त जो होता है, एक जो लोहे का जो स्टैंड आपको रखना है, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। फिर क्या करना है, अप्रोक्स आपको लेना है 60 सेंटीमीटर लंबा एक जो सूती धागा होता है वो आपको ले लेना है, यानी कॉटन का थ्रेड आपको लेना है। एक से क्लैंप से बांध दीजिए। फिर क्या करना है, जो क्लैंप होता है उससे आपको बांध देना है, जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जिससे ये जो इंडिपेंडेंस रूप से क्या कर जाए, लटक जाए। जैसा चित्र में, यानी जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी उसमें रिप्रेजेंट आपको दिया गया, उसी तरह आपको करना है। मुक्त सिरा, जो खुला हुआ सिरा है उसे एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए। जो हुक आता है उससे हुक लगा हुआ एक पलड़ा आपको बांध देना है, जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की साम्यता बताता है। तो आपको तब तक वो जो भार है उस पर रखना है जब तक कि जो रस्सा आपका जो धागा होता है, जो थ्रेड है, वो टूट ना जाए। और जब वो तार जो धागा होता है वो टूट जाएगा, जो वो भार है, जो वो वेट है, वो आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रक्रिया को, जो प्रोसेस आपने किया, इस प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ भी आप रिपीट कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमने किया तो थ्रेड को लेकर, तो ये आप जो कर सकते हो, जो ऊन आपकी होती है, वूल होती है, पॉलिएस्टर होता है या रेशम होता है या फिर नायलॉन जो होता है, उनके धागों के साथ भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आप रेशो धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुए हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। जैसे जो आपकी दीवारें होती है, जो वाल आपकी होती है, तो वालों पर आपके जो होते हैं हुक आपके लगे हुए होते हैं, या फिर जो कील आपकी होती है, कील आपका यूज किया जाता है, कील आपकी दीवारों में लगी हुई होगी। और दूसरा जो किनारा होता है, दूसरा सिरे पर आपकी जो पॉलीथीन की जो थैली होती है वो आपको बांध लेनी है। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटकिया का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जो बाटो यानी बाट ना रखकर आपको क्या करना है, जो कांच की गोलियां आती है, यानी जो कंचे आपके आते हैं, या तो आप कंचे रख सकते हो या फिर जो गुठलियां आती है तो गुठलियों का आप यूज कर सकते हैं। सावधानी आपको यह बरतनी है कि ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होनी चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो धागा का जो साइज होना चाहिए वो सेम आपका होना चाहिए। एक तो उसकी लंबाई आपको सेम लेनी है, उसके साथ साथ जो उसकी मोटाई होती है, जो ब्रेथ होती है, वो भी आपको सेम लेनी है। तो लंबाई भी लेनी है सेम, हाइट जो होती है वो भी आपको सेम रखनी है, उसके साथ साथ जो ब्रेथ होती है, जो उसका मोटाई है, वो भी आपको सेम रखनी है। चलिए अब आता है नेक्स्ट। इससे पहले एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि किस तरह आपको लटकाना है। देखिए ये होता है, ये जैसे चट्टानों पर जब हम ऊंची ऊंची जो चट्टानें होती हैं, जब हम चट्टानों पर पहाड़ी इलाके में क्या करता है, जब हम चट्टानों पर चढ़ते हैं तो ये जो रस्सी से, जो रस्सी का यूज़ कर रहा है, ये नायलॉन से आपके बनाए जाते हैं। इसी तरह जो पैराशूट आपका होता है, जो हवा में आपका उड़ता है, तो पैराशूट जो होता है, तो ये पैराशूट में क्या नायलॉन का आपका यूज़ किया जाता है। तो पैराशूट भी किससे बनाया जाता है, नायलॉन से आपका प्रिपेयर किया जाता है। और जो रस्सी होती है चट्टानों पर चढ़ने वाली, ये भी नायलॉन के यूज़ से बनाई जाती है। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट जो था हमारा, तो इस तरह से हमें लटका लेना है। जैसे आपको ये धागा दिख रहा है तो इसी तरह एक किनारे पर ये धागा आपका होगा, ये आपने जो लिया था। तो इसी तरह जो आयरन का स्टैंड आपको लेना है और इस पर कॉटन का यानी जो धागा आपका होता है, सूती धागा आपको बांध लेना है। 60 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और इसकी जो फ्रीली आपको ये छोड़ देना है। फिर आपको देखना है तो इस पर जब तक आपको भार रखने रहना है जब तक कि जो धागा है वो टूट ना जाए। फिर जो धागा जितना भार आपने इस पर रखा है वो आपको नोट कर लेना है कि ये धागा कितने भार में, कितने वेट में आपका टूट गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है जो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक।
पॉलिस्टर और एक्रिलिक होता क्या है? तो पॉलिस्टर और जो एक्रिलिक है वो है क्या? पहला पॉइंट है कि पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। जो पॉलिस्टर है वो भी एक ऐसा सिंथेटिक, यानी वो भी एक तरह से सिंथेटिक फाइबर ही आपका होता है। इसे रेशे के से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो इससे यानी जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। क्यों? जो कपड़ा आपका बनाते हैं, यानी जो कपड़ा आप पहनते हो, कपड़ा वस्त्र जो आप पहनते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने जो रेशे होते हैं, तो रेशे से जब कपड़ा बनाया जाता है, जब फाइबर बनाया जाता है, तो इसे इजीली क्या होता है, इसमें जो सिलवटें आपकी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो कॉटन का कपड़ा होता है, जो प्योर कॉटन आपका होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, सलवटें आपकी पड़ी रहती है, यानी क्रीज से आपकी बनी हुई होती है, सलवटें उसमें पड़ जाती है। अगर उसमें हम पॉलिएस्टर का यूज कर लेंगे, तो पॉलिएस्टर के यूज करेंगे तो उस कपड़े में सलवट आपकी नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा एक प्योर कॉटन आपका होता है, एक मिक्स कॉटन आपका आता है। तो इस तरह आपके जो कॉटन होता है, कॉटन में भी कई तरह की आपकी जो है क्वालिटी मिलती है। तो उसी तरह जो कपड़ा है, तो इसमें बोला गया अगर कपड़े में पॉलिएस्टर आपका मिक्स होगा, देन आपका जो कपड़ा होगा, जो क्लॉथ आपका होता है, उसमें जो होगी सलवट आपकी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है यह सपाट रहता है। ये कैसा रहता है आपका? सपाट आपको मिलेगा, ये सपाट आपका रहता है और सरलता, यानी इजीली ये धुल जाता है, इजीली क्या हो जाता है, इसे वॉश भी आप कर सकते हो। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ होता है। आपने जो देखा होगा, यानी लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीज और अन्य परिधान पहने आवश्यक देखा होगा। टेरिलोन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। जो टेरिलोन होता है वो एक फेमस जो पॉलिएस्टर होता है। तो टेरिलोन क्या है? एक पॉलिएस्टर आपका होता है। तो टेरिलोन जो होता है वो एक तरह से पॉलिएस्टर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो टेरिलोन होता है उसमें क्या है, क्रीज, यानी जो सलवटें होती है वो आपकी नहीं पड़ती। तो पॉलिएस्टर जो है वो टेरिलोन भी एक आपका पॉलिएस्टर होता है। और आपने देखा होगा जो लोग बाग है, यानी वो पॉलिएस्टर की जो कमीजें होते हैं, जो शर्ट होते हैं, वो पहने हुए देखोगे, या फिर अलग जो वस्त्र होते हैं पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं। नेक्स्ट आता है इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। तो इसे बहुत जो महीन रेशो होता है, जो फाइबर होता है, उसमें खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। फिर इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी जो तंतु होता है तो किसी भी तंतु में इसको खींच सकते हैं, तो यह बुन सकते हैं, इसको बुन सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, अगला जो इसमें क्वेश्चन, यानी जो मेरी माँ है, जैसे आप लोगों की मम्मी होती है, माँ है, तो मेरी माँ जल के लिए सदैव पैट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। तो जो उसकी जो मदर है, तो पैट आपका है, पैट को बोला जाता है पॉलीथिलीन टेरिफ्थेलेट। तो इसमें जो पैट आपका होता है, पैट से क्या करते हैं, बोतल और जो जार होती है वो खरीदती है फॉर स्टोर, यानी किसे स्टोर करने के लिए। जैसे आप घरों में जो चावल होता है या फिर जो चीनी होती है उसको स्टोर करने के लिए, किसको स्टोर करने के लिए, जो चावल आपके होते हैं। तो बोतल में जो पैट वो खरीदती है, बोतल वो खरीदती है, उसमें क्या करती है, वो चावल और चीनी को स्टोर करके रखती है। एक जार आपके होते हैं तो उन्हें खरीदते हैं। जैसे अभी जो आप घरों में क्या करते हो, जो घरों में आप जो लेते हो डिब्बे आपके आते हैं, तो डिब्बे कोई स्टील का रखता है, अलग अलग तरह से सब अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो डिब्बे होते हैं वो रखते हैं। तो उसी तरह क्या है, जो उसकी मदर थी वो क्या रखती थी, पैट रखती थी। जो जारें आपकी आती थी, तो कांच की जो जारें आती थी वो उसने खरीदी, तो उसकी माँ ने पैट की जो बोतलें होती है वो खरीदी और उसमें चावल और चीनी को स्टोर कर लिया। इसके बाद आता है मैं जानने के लिए, क्वेश्चन बनता है जो पहेली है कि मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, ये उसे जानना है कि जो ये आखिर जो पैट होती है वो है क्या। तो पैट होती क्या है, इसमें पूछा गया है जो पैट है वो होती क्या है। तो पैट उसने क्यों खरीदी, कोई और अदर जो आपका घर में सामान होता है उसमें भी वो रख सकती थी, लेकिन उसने पैट ही क्यों खरीदी। पहला पॉइंट आता है कि जो पैट है वो पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है। जो पैट होती है वो भी एक तरह से क्या होता है, आपका पॉलिएस्टर आपका होता है। तो पैट भी एक क्या होता है, आपका फेमस जो पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। जो पॉलिएस्टर है वो ये नहीं कि कपड़े में ही आपका यूज होता है, क्लॉथ के साथ साथ वो क्या होता है, जिसमें जैसे बर्तन आपके बनाए जाते हैं, या बोतल जो होती है, बोतल में भी वो आपका होता है, फिल्म जो होती है, या तार जो होता है, वायर जो होता है, और बहुत से ऐसी चीजों में है जिसमें पॉलिएस्टर आपका यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, जो एक पॉलिएस्टर आपका है ये फेमस आपका है, जिससे उसने जो पानी, उसके पानी कैरी, ये आपका था कि जो माँ है उसने जल के लिए, पानी के लिए, या फिर जो बोतल आपकी है, बोतल जो खरीदी चावल और चीनी को स्टोर करने के लिए खरीदी थी, जिसमें एक पॉलिएस्टर आपका होता है। अब आता है एस्टर।
तो इसके बाद है पॉलिएस्टर, आपने देख लिया। पॉलिएस्टर के बाद आता है एस्टर। तो एस्टर होता क्या है? पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर भी रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तो पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉली प्लस एस्टर। तो पॉली प्लस एस्टर आपका बनता है। तो वास्तव में रियलिटी में ये भी एक केमिकल्स होता है जो एस्टर कहलाता है। ये भी एक क्या है? केमिकल है जो आपका एस्टर कहलाएगा। इसकी जो इकाइयाँ होती है, जो यूनिट होती है, क्या होती है? जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो आपका यूनिट क्या होता है? रिपीट यानी रिपीटिंग ऑफ यूनिट से आपका बनता है कि जो यूनिट होते हैं, जो इकाई होते हैं, वो रिपीट आपकी होती है, दोहराई जाती है उससे। तो एस्टर वे रसायन है। एस्टर वो रसायन होता है, वो केमिकल्स है जो फलों को, जो फ्रूट्स होता है उनको जो स्मेल प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई फल खाते हो तो उसमें से आपको क्या होती है? स्मेल आती है, गंध आपको आती है। तो ये क्या करता है? गंध प्रदान करता है। तो फ्रूट्स को जो स्मेल मिली वो किसके कारण मिलती है? एस्टर की वजह से मिलती है। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि फलों को जो गंध मिलती है वो किस केमिकल्स की वजह से मिलती है, तो वो किसकी वजह से मिलती है? एस्टर की वजह से मिलती है। तो एस्टर के कारण जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उसमें से गंध आती है, स्मेल आपकी आती है। अगला पॉइंट है निर्मित कपड़े। जो निर्मित जो कपड़े होते हैं, पॉलीकोट या फिर पॉलीवुड, टेरिकोट जो होता है, या आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा जो कपड़े आप खरीदने जाते हो, तो जैसे कपड़े की शॉप पर आप जाते हैं तो वो कपड़े का अलग अलग जो क्वालिटी होता है वो आपको बताता है कि आपको जो कपड़ा है वो किस तरह आपको देखना है। तो किस जो क्वालिटी में आपको कपड़ा देखना है तो उस तरह वो आपको बताता है। फिर आप बोलते हो जिस भी क्वालिटी में आपको कपड़ा चाहिए उस क्वालिटी का आपको कपड़ा दिखाया जाता है। तो इसमें जो पॉलीकोट होता है, पॉलीवुड वॉल होता है, या फिर जो टेरिकोट है, या इससे अदर जो नाम आपके होते हैं, वो सभी के सभी क्या होता है? ये सारे के सारे जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये दो तरह के जो रेशो होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उनसे मिलकर आपके बनाए जाते हैं। तो पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। जो पॉलीकोट होता है या फिर जो पॉलिएस्टर है, ये कपास का और जो कपास का मिश्रण आपका होता है। जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, इसका एक मिक्सचर होता है। पॉलीवूल और पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो पॉलीवूल और पॉलिएस्टर किसका मिक्सचर है? जो वूल होती है, जो ऊन आपकी होती है, तो ऊन का मिक्सचर है। तो यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि कपास का मिश्रण किस किस चीज में रहता है, और दूसरा है कि जो ऊन का मिश्रण होता है वो किस किस चीजें में, कौन कौन से कपड़े में ऊन का मिश्रण आपका रहता है। तो कपास का जो मिक्सचर रहेगा वो कौन से कपड़े में रहता है? पॉलीकोट और पॉलिएस्टर जो होगा इसमें आपको कॉटन का मिक्सचर मिलेगा। इसके बाद जो ऊन होते हैं, जो वूल होते हैं, तो वूल का जो मिक्सचर मिलेगा वो पॉलीवूल और पॉलिएस्टर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्रेलिक। इसके बाद आता है जो एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक क्या होता है? तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक्रेलिक है क्या। तो चलिए अब एक्रेलिक देखते हैं। एक्रेलिक होता है आपका, जैसे हम जो सर्दियों में जब हम जो सर्दी आ जाती है, जैसे अभी विंटर सीजन आपका चला हुआ है, सर्दी आपकी हुई है, तो सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल होता है या जो कंबल, जो ब्लैंकेट का आप यूज़ करते हो, इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। तो इनमें से जैसे आपने देखते हो, आप जो अब जो विंटर सीजन में आप स्वेटर पहनते हो, स्वेटर के साथ साथ आप जो शॉल भी ओढ़ते हो, और शॉल के साथ साथ जब आप ब्लैंकेट होता है तो ब्लैंकेट का भी आप यूज़ करते हैं, कंबल भी आप यूज करते हो। तो इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं कि ये रियलिटी में क्या नहीं है, यानी नेचुरली जो ऊन होती है, जो वूल होती है, उससे नहीं बनाए जाते। तो प्राकृतिक ऊन से ये आपके नहीं बनाए जाते। तो ये ऊन के सदृश यानी ऊन की तरह ही आपके दिखाई देते हैं। कैसे? जो ऊन होती है उसी की तरह ये आपके दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं? ऊन की तरह ही आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये आपके जो है वो जो नेचुरली ऊन होती है, जो नेचुरली जो वूल है, उससे प्रिपेयर नहीं किए जाते। अब आता है नेक्स्ट कि ये सिर्फ उसके जैसे दिखते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रेलिक कहलाता है। तो ये क्या है? जो अन्य प्रकार के यानी अदर टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उससे रेडी किया जाता है, जो एक्रेलिक कहलाता है। तो ये जो ऊन की तरह आपको दिखाई देता है, इसको बोला जाता है एक्रेलिक। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। जो नेचुरली सोर्सेज से जो ऊन हमें प्राप्त होती है, यानी जो नेचुरल सोर्सेज से हमें जो वूल है या फिर जो ऊन होती है वो प्राप्त करते हैं, तो
तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, जो सभी इसको परचेज नहीं कर पा सकते। तो सभी क्या है, उसे नहीं खरीद सकते, वो इतनी महंगी होती है जो नेचुरली सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो भी आपका मैनमेड रेडी की जाती है कि वो उसके जैसी दिखाई जाती है, यानी उसके जैसी दिखती है, लेकिन वो नेचुरली आपकी नहीं होती है। जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है, लेकिन जो हम एक्रेलिक है उससे रेडी की जाती है वो बहुत ही ईजी, यानी इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो, इजीली खरीद सकते हो, वो सस्ती आपकी रहती है। तो उसका जो प्राइस रहता है, उसका जो रेट रहता है वो कम आपका रहता है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं। ये क्या, यानी ये डिफरेंट जो आपके कलर होते हैं, तो हर कलर में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो बहुत सारे जो कलर होते हैं उसमें ये अवेलेबल होती है, अलग अलग कलर की आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है कि संश्लेषित जो रेशे हैं वो अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। जो संश्लेषित जो रेशे होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर है वो टिकाऊ होते हैं। वो क्या होते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप पहन सकते हो, टिकाऊ होती है, और आपकी जो पहुंच होती है, आपका जो जहाँ तक यानी जो आपका रेट होता है, यानी जो आपका प्राइस है, जितने प्राइस तक आप खरीद सकते हो आप उसे इजीली खरीद सकते हो। इस तरह का उसका जो प्राइस है वो रखा जाता है, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो। तो इसीलिए रखा जाता है, जिससे इसे जो लोग बाग है, जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे खरीद सके। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो प्राकृतिक जो रेशे है, नेचुरली जो फाइबर है, उसके अपेक्षा ये क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, पॉपुलर आपकी हो जाए। तो इसलिए इसका जो प्राइस होता है वो कम रखा जाता है। प्राइस कम रखा जाएगा तो इसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, लोग बाग जो होंगे से ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे, यानी ज़्यादा क्वांटिटी पर जब ये बिक जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप ही आपकी फेमस होती चली जाएगी। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक रेशों को जलाना। जो प्राकृतिक जो रेशो होते हैं, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, उसको जलाना। तो इसका जो नेचुरल फाइबर है उसको जलाने के बारे में, तो इसे पहला पॉइंट आता है कि आप पूर्व यानी पहले ही प्राकृतिक रेशों को जलाने का जो क्रियाकलाप है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो आप कर चुके हैं। क्लास 7th में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो फाइबर है उसे जलाने का जो एक्सपेरिमेंट है हम ऑलरेडी क्लास 7th में कर चुके हैं। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, यानी जो संश्लेषित जो रेशे होते हैं, यानी सिंथेटिक जो फाइबर है, जब हम उन्हें जलाने का प्रयास करेंगे या जलाते हैं तब हम पाते हैं कि इनका जो बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल यानी एकदम से क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेचुरल जो फाइबर होते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इन्हें जलाने के बाद जो इनका बिहेवियर होता है, जो इनका व्यवहार होता है, वो एकदम से दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती। दोनों का बिहेवियर डिफरेंट आपको पाएगा। अब यह भी पाएंगे कि संश्लेषित जो रेशे है वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर यानी जो मैडमेड आपकी होती है, मैडमेड जो फाइबर होता है, संश्लेषित जो रेशे होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर है, जब हम उसे गर्म करते हैं, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो कैसे हो जाते हैं, पिघल आपके जाते हैं। जैसे जो बोतल आपकी होती है, बोतल क्या होती है, जब हम जो बोतल आपकी होता है, बोतल को जब आंच पर रखते हैं वो क्या कर देने लगती है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो क्या ऐसी हो जाते हैं, पिघलना आपकी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो भी गर्म करने पर पिघल जाएंगे, मेल्ट आपके होने लगते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रियलिटी है ये आपकी है। अगर आपको संश्लेषित जो सिंथेटिक फाइबर का अगर आपको पता लगाना है तो आप उसे, यानी जो उष्णा होती है, यानी हीट आपकी होती है, तो हीट आप उसे दोगे। हीट देने के बाद जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो कैसे होने लगेगा, मेल्ट आपका होना शुरू हो जाएगा। और मेल्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कैसी है, मैनमेड आपकी है, सिंथेटिक फाइबर आपका है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है, जो वस्त्र आप पहनते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, उसमें अगर आपकी आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। अब आता है अगला पॉइंट कि कपड़ा पिघल जाता है। जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ आप पहनते हो, वो मेल्ट हो जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है, और जो व्यक्ति उसको पहनता है वो क्या, उसके जो व्यक्ति है उसकी बॉडी पर वो चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जब हम जो किचन होता है या फिर जब हम आग के आगे का जो कार्य है वो करते हैं तब हमें, या फिर जो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उस टाइम पर हमें जो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। तो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े हैं वो जो किचन हमारा है या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पर हमें नहीं पहनने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन
कि ओ अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों पहनती है। तो अब जो पहेली है वो बोल रही है कि अब मैं समझी कि जो मेरी माँ है या आप लोगों की भी जो मदर है, जब वो किचन में काम करती है तो किचन में काम करते समय वो क्या जो पॉलिएस्टर से बने जो वस्त्र है वो क्यों नहीं पहनती। तो क्योंकि पॉलिएस्टर जो होता है वो किससे बना होता है, वो सिंथेटिक आपका है, इसलिए वो नहीं पहनती। अब आता है अब जो नेक्स्ट आपका आता है पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे पेट्रो रसायन का। तो पेट्रो रसायन है क्या, चलिए पेट्रो रसायन पढ़ेंगे कि पेट्रो रसायन होता क्या है। चलिए पेट्रो रसायन देखते हैं कि पेट्रो रसायन है क्या। तो सभी संश्लेषित रेशे, जितने भी संश्लेषित जो रेशे होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर है, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हो गए वो प्रिपेयर किससे किए जाते हैं, तो ये प्रिपेयर जो किए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल आपका होता है, कच्चा माल जो होता है, तो पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम मूल का जो कच्चा माल यानी जो पेट्रो रसायन कहलाता है। तो पेट्रो रसायन से आपके रेडी किए जाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा, यानी अलग अलग जो इनके टेक्निक होते हैं उनके द्वारा ये आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जो सिंथेटिक फाइबर है उसके जो गुणधर्म होते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या आपकी होती है। पहला है, आपको सपोज करना है कि आज वर्षा का दिन है, यानी आज जो है, आज के दिन बारिश आपकी आ रही है, वर्षा आ रही है, तो आज जो दिन है वो वर्षा का आपका है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। तो आपसे क्वेश्चन बना कि जब बारिश का दिन आपका है, बारिश आपकी हो रही है, तो बारिश वाले दिन बारिश में आप जो अम्ब्रेला यूज करोगे, जो छाता आप यूज करते हो, वो किस प्रकार का आप छाता लाएंगे। तो इसमें आप पहला जो पॉइंट बनता है कि संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं। जो संश्लेषित जो रेशे होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो जो होते हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है। कैसे, इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विचित्र अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं, पॉपुलर आपके बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, ये क्या है, ये जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक क्या होता है, ये चलाऊ होता है, ड्यूरेबल होता है, इनका जो समय ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, कम महंगे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होता है, कम महंगे आपके होते हैं, और आसानी से ईजिली अवेलेबल होते हैं, और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं, और इन्हें रखने में भी हम क्या होते हैं, इन्हें रखने में इजीली हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इजीली क्या होता है, इसे मेंटेन हम कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि एक्सपेरिमेंट हम इसका कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े आपको लेने हैं, एक ही आकार के आपने दो कपड़े के टुकड़े ले लिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का है। तो लगभग यानी एक कपड़ा हमने आधा मीटर का हमने ले लिया। तो इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, एक क्या है, नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना होना चाहिए। तो दो हमने जो कपड़े लिए आधे आधे मीटर के, तो दोनों कपड़े के जो टुकड़े हैं, एक तो आपका नेचुरल फाइबर होना चाहिए, दूसरा आपका सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। तो इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की आपको मदद ले सकते हैं। तो जब आप टुकड़े का जो टुकड़ा आपको लेना है कपड़े का, उसका सिलेक्शन अगर आप कर रहे हो, तो सिलेक्ट जब उन टुकड़ों को आप कर रहे हो, कपड़ा आप ले रहे हो, तो जो आपके पेरेंट्स आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा कपड़ा सिंथेटिक है और कौन सा कपड़ा आपका नेचुरली है। तो टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए। जो पृथक जो टुकड़ा आपका है अलग अलग आपको करना है, यानी अलग अलग जो बीकर होते हैं या फिर जो मग आपके होते हैं जिससे आप स्नान करते हो, बात आप करते हो, वो उस मग में आप उन दोनों कपड़ों को डाल सकते हैं, जिन्हें बराबर मात्रा में जल भरा हो, यानी सेम क्वांटिटी में आपका वाटर भी होना चाहिए दोनों मग में या फिर बीकर में। 5 मिनट बाद आपको जो ड्यूरेशन रखना है, बीच में जो गैप रखना है वो 5 मिनट का रखना है। तो 5 मिनट के बाद आपको कपड़ों के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लेना है और उन्हें कुछ मिनट फिर आपको धूप में फैलाना है। फिर क्या करना है आपको, जैसे आपने 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट के बाद आपने वो कपड़ा जो मग में आपने डाला हुआ है वो आपको निकाल लेना है, और कपड़ा निकालने के बाद जैसे जहाँ पर धूप आपके आते हैं वहाँ पर आपको डाल देना है दोनों कपड़ों को। तो जैसे ही आपने धूप में फैलाया तो प्रत्येक जो पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो आपने पात्र में या तो बीकर आपने लिया था या फिर जो मग आपने लिया है, तो दोनों का आपका जो पानी यानी जो पानी उसमें बचा हुआ है मगों में या बीकर में, तो पानी के आपको कंपेयर करना है कि किसमें ज़्यादा पानी आपका बचा हुआ और किसमें कम पानी आपका है।
अब नेक्स्ट है कि क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, क्या वे सूखने में कम लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं या फिर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं तो उनकी अपेक्षा कम जल सोखते हैं। तो संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, तो उनमें जो जल सोखने का यानी जल सोखना क्या है, तो वे सूखने में कम समय लेंगे। जब कम जो जल है वो सोखेंगे, एब्जॉर्ब जो है वाटर को कम करेंगे, देन वो कपड़ा जो होगा कम समय में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब आता है आपका इसका जो आंसर है, पहला पॉइंट है अपने माता पिता जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की आपको तुलना चिड़ियाचित यानी टिकाऊपन मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर आपको इस बारे में अपने जो पेरेंट्स हैं उसके बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक। अब आता है कि प्लास्टिक है क्या। तो पहला पॉइंट है प्लास्टिक को लेकर, चलिए प्लास्टिक होता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। तो आप देखते होंगे जो आपका घर है जहाँ आप रहते हो वहाँ पर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आप प्लास्टिक का यूज़ आप करते हो, जैसे बाल्टी आपका हो गया, मग आपका हो गया, या फिर कुछ और चीज़ें होती है जो आपकी प्लास्टिक की आपकी रहती हैं। तो इस प्रकार की वस्तु और उनके उपयोग की एक सूची यानी एक लिस्ट आपको रेडी करनी है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक यानी एक पॉलीमर आपका है। जो सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है, वो भी एक पॉलीमर होता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। जितनी भी तरह की आपकी प्लास्टिक होती है तो सभी में यूनिट की अरेंजमेंट नहीं होती, यानी सेम प्लास्टिक की यूनिट आपकी नहीं रहती है। कुछ में यह रेखा, कुछ में क्या होते हैं लाइन में आपकी चलते हैं, कुछ में ये कैसे चलते हैं लाइन में आपकी चलती है, और अन्य में यह तिरक यानी क्रोश बद भी आपके होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोश भी बद आपके होते हैं। किसी में ये आपकी सीधी चलेगी, किसी में आपकी ऐसे इस तरह आपकी किसी भी तरह ये आपकी चल सकती है। तो एक क्रोशबद्ध भी आपकी होती है। अब आता है नेक्स्ट आपका प्लास्टिक की जो वस्तु है वे सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है। जैसा आप जो पिक्चर में आप आपको देखेंगे तो प्लास्टिक के जो वस्तु होते हैं वो जितने भी जो आकार होते हैं शेप या साइज में ये आपकी अवेलेबल होती है, पॉसिबल आपकी रहती है। चलिए पहले हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। चलिए पिक्चर इसकी है आपकी, देखिए पहले जो पिक्चर आप देख रहे हो ये ए वाली क्या है, ये आपको लाइन में आपको दिख रहा है, यानी रेखा में आपकी चले एक लाइन में आपकी चल रही है। दूसरी में आप देख सकते हो ये क्रॉस विद आपकी है, क्या है जो सेकंड वाली है ये क्रॉस अरेंजमेंट आपके है, क्रॉस लिंक्ड आपकी है, यानी ये इधर से भी इधर से भी इधर से भी यानी चारों तरफ से आपकी किधर से भी आपकी जुड़ सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा है जो प्लास्टिक होती है उसका सभी तरह से सेफ होता है, साइज आपका पॉसिबल आपका है। तो प्लास्टिक में हर तरह से सेफ साइज आपको मिल जाएगा। तो ये किसी भी तरह से आपकी जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि प्लास्टिक भी एक तरह का क्या आपका पॉलीमर ही आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, अब क्वेश्चन बनता है क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे, यानी आपने जब पिक्चर देख ली तो आपको ये आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये पॉसिबल कैसे है। तो पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। जो प्लास्टिक होता है उसे इजीली जिस भी शेप में हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। तो पॉलीमर जो होता है, प्लास्टिक एक पॉलीमर आपका है, तो प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर की तरह ही आपका होता है। चलिए इसे किसी भी तरह हम डाल सकते हैं, अर्थात इसे कोई भी आकार दे सकते, किसी भी तरह यानी कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। प्लास्टिक क्या होता है आपका, प्लास्टिक जो है इसका पुनः चक्रण आपका हो सकता है। तो प्लास्टिक आपका पुनः चक्रण आपका हो सकता है, ये रिसाइकल्ड आपका होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रीयूज कर सकते हैं, इसे दोबारा से हम यूज कर सकते हैं, और इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे कलर हम दे सकते हैं, इसे मेल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसे बेल कर चादरों में बदला जा सकता है। तो इसे बेल कर क्या कर सकते हैं, जैसे हम रोटी बेल यानी जो पेड़ी होती है पेड़ी को बेल कर क्या करते हैं हम रोटी बना लेते हैं, तो उसी तरह से हम बेल कर चादर जो आपकी होती है जो सीट होती है उसे बना सकते हैं। अथवा इसकी तारे बनाए जा सकते हैं, अथवा जो तारे होते हैं जो वायर होते हैं
है वो भी हम इसके बना सकते हैं। तो इसलिए इसके जो है इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग आपके होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपने इसके यूज़ देख लिए कि जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि पॉलीथीन जो होती है, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। जो पॉलीथीन होती है, जैसे पॉलीथीन बैग आप रखते हो तो पॉलीथीन क्या है, वो भी एक प्लास्टिक का ही आपका भाग होता है, उदाहरण है आपका, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आती है। अब आता है नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बना, अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। यानी अगर आपके आसपास कोई भी प्लास्टिक आपका है तो प्लास्टिक का आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको आपको मोड़ कर देखना है। टुकड़े को क्या करना है, आपको मोल्ड करना है, मोड़ कर उसके देखना है। और मोड़ने के बाद क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी जो प्लास्टिक है वो इजीली आपकी नहीं मोड़ी जा सकती। पहला पॉइंट आता है कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इजीली यानी हल्का सा एफर्ट लगाने पर भी वो आपकी मुड़ जाएगी, लेकिन जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाते हैं। जैसे अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अपना लगाएंगे मोड़ने के लिए, जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगी, बीच में से ब्रेक डाउन हो जाएगी, बीच में से आपकी टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाते हैं। जैसे आपकी जो प्लास्टिक की बोतल रहती है, अगर आप उसमें गर्म, जैसे अब विंटर सीजन आपका चला हुआ है तो गर्म जो वाटर होता है, जैसे आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी आप डालोगे तो गर्म पानी आप डालोगे तो वो क्या हो जाता है, विकृत आपकी हो जाती है। क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो जितने भी प्लास्टिक की जो आपके होता है सामान, तो वो क्या हो जाते हैं, विखर्त आपके हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, डिफॉर्म्ड आपके हो जाते हैं। क्या होती है उसकी जो यानी जैसे उसके शेप होती है वो क्या होता है, डिफॉर्म्ड यानी पिघल सी जाती है। क्या हो जाते हैं, पिघल आपकी जाती है, ये आप देख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद अगला पॉइंट कि थर्मोप्लास्टिक। कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। अब हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। जब हम उसे गर्म करते हैं, जब प्लास्टिक को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जब उसे हीट देते हैं तो गर्म करने पर वो इजीली क्या हो जाता है, आपका डिफॉर्म्ड हो जाता है और सरलतापूर्वक फिर मुड़ जाता है। फिर इजीली क्या हो जा सकता है, उसे हम मोड़ सकते हैं, वो आपका थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, आपका थर्मोप्लास्टिक आपका कहलाता है, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक आपको पता चल गया। इसमें आता है आपका जैसे पॉलीथीन आपकी होती है, जब पीवीसी आपकी होती है, जैसे जो वायर आपके होते हैं, तो वायर पर जो ऊपर आपका देखा होगा आपने, जो काला काला आपका होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, वो किससे होते हैं, पीवीसी से आपकी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्लोराइड से वो आपका पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है उससे वो आपका कवर्ड रहता है। जो वायर होता है, जो तार आपके होते हैं, जैसे आपके घरों में जो केबल होता है, वो जो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की जो कवरिंग होती है वो क्या है, पीवीसी आपकी लगी होती है। तो ये पीवीसी आपने देखा होगा इजीली क्या हो जाता है, जब हम इसे जैसे हमें धागा जो तार होता है, तार हमें तोड़ना हो, यानी तार को जैसे तार हमें निकालना होता है, तार को छीलने के बाद तो हम क्या तार को गर्म करते हैं और उसे जैसा भी हम चाहते हैं उस तरह वो आपका मुड़ जाता है। तो ये पीवीसी यानी थर्मोप्लास्टिक के कुछ ये एग्जाम्पल होते हैं। ये जो पीवीसी होते हैं ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। इनका उपयोग खिलौने, जो टॉय आपके आते हैं, या फिर जो कंघियाँ आपकी होती है, जो कोम आप करते हो, जो कंघियाँ आप जो अपने सिर में यानी बाल आप बांधते हो तो कंघियों का यूज़ करते हो, ये भी थर्मोप्लास्टिक आपका है। और विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं, जो बर्तन आपके होते हैं, बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है, तो इनका बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इसका यूज़ किया जाता है थर्मोप्लास्टिक का, क्योंकि इसे हल्का सा हीट करने के बाद अगर हमने इसे हीट दे दिया, फिर हम इसकी जो साइज़ होती है वो इजीली हम इसकी साइज़ को कर सकते हैं, यानी इजीली इसको मोड़ सकते हैं। अब आता है इसके बाद अगला कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी आपने थर्मोप्लास्टिक देखा, अब हम देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती क्या है, चलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती क्या है। तो थर्मोसेटिंग देखते हैं कि थर्मोसेटिंग है क्या आपकी। तो सबसे पहला आता है कि दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हो, तो दूसरी ओर एक तरफ आपने देख लिया कि हल्का सा अगर हम हीट करेंगे तो उसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनके एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो एक बार आपकी यह है कि अगर हमने एक बार उस चीज़ को शेप अपनी दे दी, यानी जो भी हमको शेप देनी है, उस जो भी वस्तु हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, एक बार ही हम उसे शेप दे सकते हैं। अगर हमने दोबारा से उसे मेल्ट किया तो दोबारा अगर हमने उसे हीट देकर उसे नरम करके, यानी उसे दोबारा से हम उसे हीट नहीं दे सकते, यानी हीट देकर उससे कोई जो चीज़ है वो हम नहीं बना सकते, ये कहलाता है आपका थर्मोसेटिंग।
यानी दोबारा से हम उससे वस्तुएं नहीं बना सकते। तो जैसे कि आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या आता है, जैसे आपका जो बोर्ड आपका होता है, जैसे आपके घरों में जो स्विच बोर्ड आपके रहते हैं, तो स्विच बोर्ड आपका आता है जिसे हम दोबारा से अगर मेल्ट करेंगे तो दोबारा से मेल्ट करने के बाद हम इसे दूसरी शेप नहीं दे सकते। इसके बाद जो आता है आपका प्लेट वगैरह आपकी आती है। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद तो बेकेलाइट। तो ये आपका दो उदाहरण, यानी दो उदाहरण इसके होते हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन। तो बेकेलाइट और मेलेमाइन आपका होता है। इससे पहले हम इसके जो एग्जांपल है, जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। तो इसके जो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो है, इन दोनों के एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, थर्मोसेटिंग आपका है। जैसे जो अभी आपने पढ़ा थर्मोसेटिंग, या प्लास्टिक आपके जैसे प्लेट आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो बिजली का बोर्ड होता है ये आप देख रहे हो, ये आपका थर्मोसेटिंग है। दूसरे एक बार हमने जो शेप देनी है मेल्ट करके, जो शेप हमें देनी थी वो हमने दे दिया। अगर हम इसे दोबारा से गर्म करते हैं, हीट इसे देते हैं, तो दोबारा से हम इसे सांचे में नहीं डाल सकते, दोबारा से इसको शेप नहीं दे सकते। ये होता है थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक में क्या है, थर्मोप्लास्टिक में आपका है कि अगर हमने इसे दोबारा से मेल्ट कर लिया तो दोबारा से हम इसे अपनी जो भी हमें शेप देनी है वो दे सकते हैं। जैसे आपका जो वायर होता है ये आपका पीवीसी से कवर्ड आपका होता है, तो जिस तरह आप शेप देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसी तरह ये आपकी बाल्टी, आपका बकेट वगैरह है, तो इसे भी आप अपनी जो दूसरी शेप है वो दे सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, ये होता है बेकेलाइट। तो दो एग्जांपल आपने देखे, दो उदाहरण देखे, बेकेलाइट और मेलामाइन। ये थर्मोसेटिंग के आपके हैं, तो थर्मोसेटिंग के दो एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट होता क्या है, बेकेलाइट है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। किसका, जो ऊष्मा होती है या जो विद्युत है उसका ये कुचालक होता है, उसका क्या है, ये कुचालक आपका होता है। तो बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। तो बेकेलाइट का हम जो यूज करते हैं, जो बिजली के जो स्विच होते हैं, बिजली के जो स्विच आप देखते हो तो वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के आपके बने होते हैं। या फिर जो बर्तन आपके होते हैं, जैसे आपने स्टील का आपका बर्तन होता है, तो स्टील के बर्तन में जो हत्था, ये आपका जो हत्था होता है, तो विभिन्न जो बर्तन आपके हो जाते हैं उसमें जो हत्था लगता है वो बेकेलाइट का आपका लगता है। या आदि जो वर्क होता है उसमें भी बेकेलाइट का आपका यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कुचालक, यानी इसमें से बिजली जो होती है वो आर पार आपकी नहीं होती। अब आता है नेक्स्ट आपका मेलेमाइन। तो मेलेमाइन क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल जो मेलेमाइन है, ये मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। कैसा, यानी जो मेलेमाइन है वो एक वर्सटाइल मटेरियल है। कैसा, मेलेमाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल होता है। यह आग का प्रतिरोधक है, किसका, जो आग होती है उसका ये प्रतिरोधक होता है। तो आग का ये प्रतिरोधक होगा तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पर जैसे आप जो घरों में फर्श पर जो टाइलें बिछाते हो, या फिर जो किचन में आपके बर्तन रहते हैं, या कपड़े बनाने के उपयोग में ये आपका लिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आग जो है उसका प्रतिरोधक होता है। तो आग का प्रतिरोधक के कारण इसका जो यूज है ये आपको पता चल गया। अब आता है नेक्स्ट आपका, दोनों एग्जाम्पल आपको पता चल गए। नेक्स्ट आता है कि विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। जो विकल्प पदार्थ है प्लास्टिक वो क्या है आपका, चलिए, तो प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो पहला पॉइंट आता है कि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। तो हम जो भी खाद्य सामग्री आपकी होती है, जैसे कि जल हो गया, या दूध होता है, या अचार आपका होता है, या ड्राई फ्रूट्स होता है, जो सूखे मेवे आप खाते हो, तो इनके संचयन करने की अगर हम सोचते हैं तो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक पात्र या प्लास्टिक का जो बर्तन होता है वो सबसे सुविधाजनक आपको लगता है। इसका कारण उनका हल्का भार। इसका क्या रीजन है, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक होता है उसका जो वेट होता है वो काफी कम होता है, लाइट वेट का आपका होता है, कम कीमत, यानी जो उसकी कीमत होती है वो भी कम होती है, और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में इसे आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। तो धातुओं की जो धातु होते हैं वो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे आपके होते हैं। धातु कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। तो धातु महंगे होने के कारण, तो धातु जब महंगे होते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। जैसे आपने कारों में देखा होगा, जो वायुयान होते हैं वहाँ पर, या फिर अंतरिक्ष यानों में भी प्लास्टिक का यूज ज़्यादा किया जाता है।
अब आता है अगला पॉइंट इसमें कि उपयोग की यह सूची असीमित है। उपयोग की जो ये सूची है, जो ये लिस्ट है, वो अनलिमिटेड आपकी है यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें। अब आता है, अब प्लास्टिक के अभी लाक्षणिक गुणों की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्लास्टिक क्या है, अनभिक्रियाशील है। तो प्लास्टिक जो है वो अनभिक्रियाशील आपका है। तो कैसे? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसा है? जो रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव आपका होता है। पहला पॉइंट है, लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में, जो लोहे जैसी जो धातुएं होती है, जो लोहे की बनी हुई जो धातुएं हैं, जो लोहे की बनी जो धातुएं होती है वो कैसी, नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें रस्ट लग जाते हैं, जंग आपके लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो लोहा जब हम खुले स्थान पर या फिर जहाँ पर नमी रहती है वहाँ पर अगर हम उसे छोड़ देते हैं, खुले में वो रख देते हैं या फिर नमी के स्थान पर लोहे को रख देते हैं तो उस पर रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग आपका लग जाता है। उस पर जो ब्राउन से कलर की एक जो लेयर होती है वो चढ़ जाती है। तो परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन जो प्लास्टिक का जो सामान होता है, प्लास्टिक जो होती है, अगर हम उसे पानी में भी छोड़ देंगे या फिर वायु में, एयर में अगर उसे खुले में भी छोड़ देते हैं फिर भी वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। उनका संश्लेषण आसानी से नहीं होता, उनका जो संक्षारण है वो इजीली नहीं होता है। तो प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका प्लास्टिक का। इसके बाद आता है कि प्लास्टिक है वो हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है। तो प्लास्टिक लाइट होता है, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ड्यूरेबल यानी ज़्यादा चलने वाला भी आपका होता है। तो पूर्व काल, जब पहले का जो समय था उसमें उपयोग में आने वाली जो बाल्टियाँ थी उसके बारे में अपने जो माता पिता और दादा दादी से आप बात कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ है, तो क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे अभी आप हो यानी अपने जो घरों में जो आप बाल्टियाँ यूज़ करते हो या फिर जो मग आप यूज़ करते हो, तो वे जो प्लास्टिक के जो मग होते हैं या जो बाल्टियाँ हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं, किस मटेरियल के वो आपके बने होते हैं। उसके साथ साथ जो प्लास्टिक वाले जो पात्र हैं उसे उपयोग करने का जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है, वो क्या आपका होता है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। तो जो प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लाइट वेट का आपका होता है। तो प्लास्टिक हल्का होता है, लाइट होता है, उसके साथ साथ वो आपका लाइट भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसके साथ साथ ड्यूरेबिलिटी होता है यानी ज़्यादा समय तक आपका चलता है और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है यानी किसी भी तरह के हम शेप या साइज में उसको बांट दे सकते हैं यानी उसको किसी भी तरह का शेप या साइज रख सकते हैं। अतः यह विभिन्न उद्देश्य है तो उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं और जो प्लास्टिक है, अगर आप जनरली देखो तो प्लास्टिक के अगर हम जो बर्तन है, प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं अगर हम वो खरीदते हैं वो धातुओं की अपेक्षा में इजीली यानी कम प्राइस पर आपको मिल जाती है। तो प्लास्टिक का जो कीमत रखी गई है वो कम आपकी है। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। तो जो उद्योग यानी जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का जो होता है, और जो घरेलू आपका है यानी जैसे आप अपने घरों में भी इसका इजीली यूज़ कर सकते हो। तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की आपको एक लिस्ट रेडी करनी है जिन्हें आप जो आपका डेली रूटीन है, डेली आपकी जो लाइफ है उसमें आप उपयोग में लाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका जो प्लास्टिक है वो कैसी है, कुचालक आपकी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या है, कुचालक होती है। अब हमारा जो पॉइंट आता है प्लास्टिक कुचालक है। चलिए, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर होता है या फिर कुचालक आपका होता है। जैसे कि आपने ऊपर सीखा है, अभी आपने जो प्लास्टिक के बारे में सब कुछ आपने पढ़ा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। तो ऊष्मा यानी जो हीट है या फिर जो बिजली है उसका कुचालक क्या होता है, प्लास्टिक आपका होता है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो बिजली के जो वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जिसमें कोई बिजली यानी लाइट आपकी सप्लाई होती है, जैसे आप अपने घर में जो फिटिंग होती है वो आप देख सकते हो। तो उसमें जो तार होता है, जो वायर होता है, उस पर क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग आपकी होती है, जो पीवीसी
प्लास्टिक ही आपके होते हैं। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से आपके वो कवर्ड होते हैं। और खाना बनाने वाले पात्रों के जो होते हैं, जब आप खाना बनाते हो तो खाना, जैसे आपका कुकर होता है तो कुकर की जो हत्ता होता है वो किसका बना होता है? तो कुकर, जिससे कुकर आप पकड़ते हो, होल्डर जो होता है कुकर का, वो कैसा होता है? लकड़ी का आपका बना होता है। तो और जो खाना बनाने वाले पात्रों के हत्ते इसके बने होते हैं, प्लास्टिक के भी आपके होते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट, क्या आप जानते हैं? तो इसमें कि क्या क्या चीज़ आप जानते हो, तो क्यों कौन इसमें पूछता है? डिड यू नो, तो किस किस बारे में आपका पूछा गया कि आपको उस बारे में पता भी है या नहीं। पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। तो प्लास्टिक का जो स्वास्थ्य होता है वो देखभाल क्या है? उद्योग, जो इंडस्ट्री होता है उसमें व्यापक उपयोग होता है। इनका उपयोगों के कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दवा की गोलियां, जो दवा होती है, जो टैबलेट आप लेते हो उनकी गोलियां होगी, या टिकियों के पैक करने हेतु, घावों के सीने हेतु, जो घाव में आपका होता है धागे, जो घाव आपका हो जाता है, यानी जब टांगे, जैसे किसी का एक्सीडेंट यानी कट पिट जाता है, जब आपका जो हाथ में कटता है, कटने के बाद क्या होता है, वहाँ पर टांके आपके लगाए जाते हैं। जो टांके आते हैं उसके धागे किस में बात की गई है। और जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन आप लगाते हो, यानी जो सिरिंज होती है, और चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनके जो दस्ताने होते हैं, और विविध प्रकार के चिकित्सा यंत्र आपके हैं। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव ओवन में, जो माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? जिसमें माइक्रोवेव ओवन वो होता है, अगर आपने खाना बना लिया फिर उसमें जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें आप गर्म करके जो खाना है वो आप देते हो, तो वो भी क्या है? आपका विशिष्ट या प्लास्टिक पात्र आपका होता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है। तो माइक्रोवेव ओवन क्या करते हैं? जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो जो हमारा खाने का जो पदार्थ होता है जिसे हम खाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको पका कर देती है। तो परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करते, लेकिन वो उसे पकाते हैं, लेकिन जब प्लास्टिक उस पर कवरिंग होती है, प्लास्टिक पर वो कोई भी इफेक्ट उस पर वहाँ पर नहीं रहता। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो टेफ्लॉन आपका होता है। जो टेफ्लॉन होता है वो एक विशिष्ट प्लास्टिक है। तो टेफ्लॉन क्या होता है? एक तरह से आपका प्लास्टिक होता है, स्पेशल तरह का, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। जिस पर जो तेल होता है या जो जल होता है, यानी पानी और जो तेल होता है, वो चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अब नेक्स्ट आता है अग्रिशय प्लास्टिक। एक होता है आपका अग्रिशय प्लास्टिक। तो अग्रिशय प्लास्टिक होता क्या है? अब हम बात कर रहे हैं कि जो अग्रिशय प्लास्टिक होता है, अग्रिशय प्लास्टिक आपका क्या होता है, यानी फायर प्रूफ प्लास्टिक जो होता है। तो इसमें होता है, यद्यपि संश्लेषित रेशे, जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, वो आसानी से पकड़ आग को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले जो स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं, उसके परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। तो उनके जो स्टाफ होता है, जो फायर ब्रिगेड से आपका होता है, तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं? उनके जो स्टाफ होता है, उनका जो परिधान होता है, जो वे वस्त्र पहनते हैं, उन पर मेलामाइन प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। जो उसे क्या करते हैं? अग्निरोधक बनाते हैं, यानी आग से बचाते हैं। फ्लेम रेजिस्टेंट आपका है, तो अग्निरोधक वो आपका होता है, अग्नि से बचाते हैं। अब आता है नेक्स्ट इसमें आपका कि प्लास्टिक और पर्यावरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लास्टिक और पर्यावरण है क्या। तो प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में इसमें देखते हैं, जब हम बाजार जाते हैं, अब जैसे आप मार्केट जाते हो, बाजार आप जाते हो, कुछ भी चीज़ें खरीदने आप मार्केट में जाते हो, तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जब हम मार्केट से कोई भी सामान हमें अच्छा लग गया, हम उसे खरीदते हैं, तो वो हमें किस में देता है? या तो प्लास्टिक का के जो थैला होता है उसमें देता है, या फिर पॉलीथीन की जो थैली है उसमें लपेट कर हमें वो वस्तुएं दे देता है। यह एक कारण है, यही एक क्या है? रीज़न आपका है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। तो ये एक रीज़न होता है कि जो हमारा हाउस है, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस भी घर में हम रहते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक का कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। किस वजह से? जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से हम या तो प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन थैली हम लेकर आते हैं। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में, फिर जो है प्लास्टिक होता है, ये कहाँ पर हम जब प्लास्टिक हमारे पास इकट्ठे हो गए तो वो जो प्लास्टिक होता है वो हम कहाँ पर डालेंगे? यानी जो प्लास्टिक होती है वो हम जो हमारे घर में डस्टबिन होती है, जो कूड़ेदान होता है, उसमें हम डालते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। तो प्लास्टिक का निस्तारण एक इसमें प्रॉब्लम आपका होता है, ये क्यों है? तो पहला इसमें आपका आता है जैव निम्नीकरण।
तो सबसे पहले इसमें आता है जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण होता क्या है, यानी बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें होता है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, वो नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि जीवाणु की क्रिया, जो बैक्टीरिया का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है, उसके द्वारा अपघटित, उसके द्वारा डिकम्पोज्ड हो जाता है, वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जिसे जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, वो हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला कि जो जैव अनिम्नीकरण, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसे क्या होता है, जो डिकम्पोज्ड आपका नहीं होता। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है, उसके द्वारा इजीली क्या होता है, ये इजीली जो वो डिकम्पोज्ड नहीं होगा, उसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो इसमें क्या है, जो प्लास्टिक होता है वो आपका यानी डिकम्पोज होने के लिए उसे काफी समय लगता है, कई कई साल वो ले लेता है। तो इस कारण क्या होता है, जो पर्यावरण आपका है, यह पर्यावरण के लिए क्या नहीं है, हितैषी आपका नहीं है। तो ये पर्यावरण के कारण क्या नहीं है, हितैषी आपका नहीं है। तो पर्यावरण का हितैषी नहीं है, पर्यावरण का। अब आता है यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो यह पर्यावरण का फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं है, पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, अगर हमने इसे डिकम्पोज नहीं किया, डिकम्पोज के बाद क्या करते हैं, अगर हम इसे डिकम्पोज नहीं करते और डिकम्पोज के साथ साथ हमने क्या कर दिया, इसे जो प्लास्टिक होता है इसको जला दिया, तो इसे जो सिंथेटिक मटेरियल है अगर हम इसके जला देते हैं तो पूर्णतः जलने में लंबे समय, यानी जलने पर भी क्या लेता है, ये पूरी तरह से लंबा समय, लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो इस तरह क्या करता है, यह भारी मात्रा में विषैली जो धूम होता है, जो धुआं होता है, उसको उत्सर्जन करता है और उससे पर्यावरण से क्या होता है, पर्यावरण जो होता है एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन आपका क्रिएट होता है। अब है कि इस जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, इसका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना होगा। जो हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके बचाव, इसके यानी इसे यूज़ करने से हमें बचना होगा। कपास या जूट के बने तेलों का प्रयोग कीजिए। जो कपास के या फिर जो जूट से बनाए गए जो थैले हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग ही टक्कर करके और इनका अलग निस्तारण आपको करना होगा। जैसे कि आपने जो चैप्टर है क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि हमारी जो डस्टबिन होती है, दो तरह के आपको डस्टबिन आपको दिखाई गई थी। दो तरह से डस्टबिन होती है, एक में आपको बायोडिग्रेडेबल रखा जाता है, दूसरे में आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल रखा जाता है। तो इस तरह हमें जो डस्टबिन है वो दो डस्टबिन रखनी चाहिए, जिसमें हम एक तो जो आपका इजीली जो डिकम्पोज हो जाता है, दूसरे में हमें वो चीज़ें रखनी चाहिए जो डिकम्पोज नहीं हो पाती। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। तो आपको ये क्या करना है, जो आपका घर है जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको इसको लाना है। कुछ और तरीके भी आपको सुझाए गए हैं जिनके द्वारा प्लास्टिक पदार्थों के उपयोगों को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। जो प्लास्टिक जो अपशिष्ट होता है, प्लास्टिक का जो वेस्टेज है, अगर हम उसे दोबारा से रीयूज कर लेते हैं, पुनः चक्रित, यानी ये रीयूजेबल आपका होता है। अब आता है पुनः चक्रित। इसके बाद है कि अधिकांश जो थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जितने भी यानी सबसे जो अधिकांश क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो थर्मोप्लास्टिक होता है उन्हें दोबारा से पुनः चक्रित कर लिया जाता है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी होगी। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। तो पुनः चक्रण के कुछ समय क्या होता है, कुछ रंग यानी जो कलर देते हैं उनको अभिकर्मक मिला दिया जाता है। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। अब है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को आपको याद रखना है। जैसे उपयोग कम करिए, क्या करना है आपको, उपयोग कम करना है, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज आपको करना है, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल हो गया, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर आपको करना है, और उपयोग ना करना यानी रिफ्यूज आपको करना है। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी ना हो। तो जो पर्यावरण हितैषी हो यानी रिफ्यूज आपको करना है, जिससे
अब आती है एक टेबल आपके है, तो टेबल में है कि अपशिष्ट के जो प्रकार होते हैं, जो अपशिष्ट है उसके प्रकार दिए गए हैं। इसके साथ साथ अपाइश होने वाले लगभग समय और पदार्थ की जो प्रकृति आपकी है, यानी जो मटेरियल है उसका जो नेचर है, तो नेचर ऑफ मटेरियल है, टाइप ऑफ वेस्टेज है आपका, और उसके साथ साथ एप्रोक्स जो टाइम आपका लगता है डिजनरेट के लिए। तो सबसे पहले आता है जो सब्जी होती है या फलों के जो छिलके होते हैं, जैसे आप घर में जो सब्जी आप बनाते हो तो उसके जो छिलके होते हैं, फल के जो छिलके होते हैं, या बचा हुआ जो आपका खाना बच जाता है और ये सब आपका, तो इसे डिजनरेट होने के लिए कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह इसको लगता है। ये होता है बायोडिग्रेडेबल। ये कैसे होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरणीय आपका होता है। इसके बाद आता है जो कागज होता है, जो पेपर होता है, इसको 10 से 30 दिन आपका लगता है किसमें, यानी इसे जो टाइम लगता है डिजनरेट होने के लिए, ये 10 से 30 दिन का इसको समय लगता है। ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है। इसके बाद आता है सूती कपड़ा, जो कॉटन का क्लॉथ आपका होता है, तो इसे 2 से 5 महीने, यानी 2 से 5 महीने का इसको समय लगता है डिजनरेट होने के लिए। ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट आता है जो लकड़ी होती है, जो वुड आपकी है, तो इसे डिजनरेट होने के लिए 10 से 15 साल आपके लग जाते हैं। ये भी बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद है ऊनी वस्त्र, जैसे आप जो विंटर सीजन आपका चला हुआ है, अब आप ऊनी वस्त्र पहनते हो, तो इन्हीं में इसको जो समय लगता है 1 वर्ष का आपको समय लग जाता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट आता है टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के जो डिब्बे होते हैं, उन्हें जो समय लगता है डिजनरेट होने के लिए 100 से 500 वर्ष आपका लग जाता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल आपका है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक की जो थैलियाँ होते हैं, जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, तो प्लास्टिक के बैग कैसे होते हैं, इन्हें कई वर्ष आपके लग जाते हैं। तो इनका जो ईयर है वो कई वर्ष इनको लगता है। ये आपका है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये दोनों चीज़ आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और सारी जो चीज़ें आपको बताइए ये है बायोडिग्रेडेबल, लेकिन इनको जो टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन इनका काफ़ी लंबा आपका दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है, क्या आपने कोई ऐसे कचरा का ढेर रखा है जहाँ पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हो? तो आपसे पूछा गया है कि आपने कभी इस तरह का आपने देखा है जहाँ पर कचरे का ढेर लगा और वहाँ पर जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, विशेष स्पेशली इसके लिए गाय के लिए बोला गया है कि जो काऊ होती है वो वहाँ पर जो कचरा खा रही है। तो इसमें आपका है सबसे, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो गाय है वो पन्नी वगैरह खा लेती है, जिससे वो बीमार आपकी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की जो थैलियाँ है और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेती है। जो पशु होते हैं वो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है उसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ के जो रैपर वगैरह आते हैं, तो वो भी वो निगल लेती है, खा लेती है। क्या आप इसका परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? तो जब वे खा लेती है, यानी जो रैपर वगैरह उन्होंने खा लिया, उसका जो रिजल्ट आएगा, तो उसके रिजल्ट क्या, आप उसे रिजल्ट जो आता है उसको सपोज कर सकते हो कि उसका रिजल्ट आएगा क्या? तो पहला पॉइंट है कि इसमें कि प्लास्टिक पदार्थ पशुओं के श्वसन तंत्र में कंटरोध उत्पन्न करते हैं। जो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं जिन्हें उन्होंने निगल लिया, जो पशु है उन्होंने अगर निगल लिया है, उनको खा लिया है, तो खाने के बाद जो उनका श्वसन तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या हो जाता है, कंटरोध उसमें उत्पन्न कर देते हैं और अमावस्या में एक अस्तर बना देते हैं। तो अमावस्या जो होती है, अमावस्या में एक अस्तर इसमें बन जाता है और अंततः यह इनकी क्या होता है, मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। और अंत में आखिर में एंड टाइम में क्या होता है, इनकी जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये डेड भी आपके हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनकी मृत्यु का भी कारण आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। अगर आपने जो इधर यानी जो पैकिंग, आपने कुछ सामान आपने खाया है जो पैकिंग में आपका है और उसका जो रैपर वगैरह होता है, पॉलीथीन की जो थैली है वो आपने इधर उधर आपने फेंक दी, तो उससे क्या होता है, जो नालियाँ आपकी बनी होती है उनको भी वो रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। तो कभी कभी हम जो लापरवाही होती है हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जैसे हम जो चिप्स खाते हैं या बिस्कुट खाते हैं या फिर जो खाने का जो अदर सामान आपका होता है उसके जो रैपर होते हैं, या तो हम सड़क पर डाल देते हैं, रोड साइड डाल देते हैं, या फिर जो उद्यान होते हैं, खेत वगैरह, वहाँ पर डाल देते हैं, या फिर जो पिकनिक का जो स्थान होता है वहाँ पर हम उसको फेंक देते हैं। अब आता है जो इसके क्वेश्चन बनता है कि क्या हमें ऐसे करने से पहले सोचना चाहिए? अगर हम इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले हमें सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसमें कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? तो इससे कि एक उत्तरदायी जो नागरिक है उसके रेस्पॉन्स में आप इसमें जो सुझाव है, जो उपाय है, वो क्या दे सकते हो जिससे जो सार्वजनिक स्थल आपका होता है, जो पब्लिक प्लेस होता है, वो क्लीन रहे और प्लास्टिक फ्री आपका रहे।
अब आता है नेक्स्ट इसमें पॉइंट कि रेशा विवेक। तो रेशा विवेक होता क्या है? लास्ट जो टॉपिक आपका है रेशा विवेक। तो रेशा विवेक होता क्या है? तो फाइबर वाइज क्या होता है? तो पहला पॉइंट आता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंके। जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ आप रखते हो, ना तो वो आपको जल में फेंकनी है जहाँ पर जल आपका हो, ना ही आपको सड़क पर वो फेंकनी है। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला आपको लेकर जाना है। तो जब आप कहीं शॉपिंग पर आप जा रहे हो तो शॉपिंग के टाइम पर आपको क्या करना है, घर से ही आपको एक सूती कपड़े का एक थैला आपको ले लेना है। अगर सूती कपड़े का थैला आपके पास नहीं है तो जूट का थैला आप ले सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम आपको करना है। जो प्लास्टिक पदार्थ आपके होते हैं, तो प्लास्टिक से बने हुए जो पदार्थ है उनका जो यूज़ है वो आपको कम से कम करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे प्लास्टिक के स्थान पर आप स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। तो प्लास्टिक के जहाँ पर आप प्लास्टिक का जो बर्तन है वो आप ले रहे हो, प्लास्टिक के बर्तन है, प्लास्टिक के बकेट वगैरह आपके होते हैं, तो उसकी जगह पर आप जो भोजन रखते हो, जो फूड रखते हो, तो वहाँ पर आप जो स्टील के बर्तन होते हैं वो आप रख सकते हैं। चलिए ये आप कर सकते हो, जिससे आपका जो पब्लिक प्लेस है वो क्लीन आपका रह सकता है। चलिए आज जो चैप्टर हमने किया है, चैप्टर 3 हमने किया है, जिसमें हमने जो रेशे है, संश्लेषित जो रेशे है, सिंथेटिक जो फाइबर है और उसके साथ साथ सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ प्लास्टिक हमने डिस्कस किया है। तो पूरा चैप्टर अब हमारा होगा। नेक्स्ट चैप्टर अब हम कल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।